ओके, अली नर्वस? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। यस, सो लेट्स रॉक नाउ। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन, और काफी अच्छे से अपना ये रिवीजन चल रहा है। हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर दिया था, मनी अपना डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर हम लोग ने मनी मार्केट भी ये कंप्लीट कर दिया था, उसके 2 यूनिट्स हमने फिनिश कर दिए थे। और पब्लिक फाइनेंस का आपको क्या बोलते हैं उसको, ओवर द वीकेंड आपको कंप्लीट करने थे उसके सारे यूनिट्स। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन सारे यूनिट्स को अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगला जो चैप्टर है अपना, वो कौन सा है दोस्तों? इंटरनेशनल ट्रेड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे यूनिट्स है इसके अंदर, तो काफी मजा आएगा और इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आर यू गाइज रेडी? यस, लेट्स रॉक गाइज। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड का। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। काफी आसान सा यूनिट है, बहुत ही मतलब इजी है। तो लेट्स डिस्कस गाइज। तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये आप सबको पता है ना, कि नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। क्या कहते हैं हम लोग? कोई भी कंट्री ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है और दूसरे कंट्री को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के हम लोग कुछ बात करेंगे पहले बेनिफिट्स। देखिए, ये बेनिफिट्स जो है, हमें इन बेनिफिट्स को ऐसे लर्न करते नहीं बैठना है कि इतने 9 पॉइंट्स हम लोग बेनिफिट के पढ़ेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स जो होते हैं विच गोज अगेंस्ट टू व्हाट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऐसे जो है हम लोग को इसको लर्न नहीं करना है। हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में ये आपको ऑप्शन में आता है तो आपको ये बाय लॉजिक आपको क्लिक होना चाहिए कि ओके, वेदर इट इज अ बेनिफिट और वेदर इट इज एन अगेंस्ट और क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो लेट्स रॉक। सो क्या होता है यहां पे? इंटरनेशनल ट्रेड इज पावरफुल स्टिमुलस ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्या कहता है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए ये पावरफुल स्टिम्युलस है। स्टिम्युलस मतलब क्या कहते हैं अपन? ये एक अच्छा खासा बूस्ट है, ठीक है ना। क्या ये अच्छा खासा एक बूस्ट है टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों के इनकम्स जो है ये बढ़ते हैं। देखिए, हर एक आज जो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं बराबर, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूके हो, ये लोग बहुत ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं और इसीलिए उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो तो फुलफिल करते ही करते हैं, प्लस उनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनकी भी डिमांड पूरी करते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा माल बेच रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इनकम लोगों की क्या हो रही है? बढ़ रही है। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो इंड्यूसेस कंपनीज, बराबर। इंड्यूसेस मतलब क्या? इट मोटिवेट्स, बराबर के नहीं, इट मोटिवेट्स कंपनीज टू रीप व्हाट? द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कितने लोग हमें काम पे लगाना है और क्या क्वालिटी के लोग हमें चाहिए, ये कंपनी को जब पता है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है तो कितने लोग हमें लगाने चाहिए, किस क्वालिटी के हमें लगाने चाहिए, ये इन्हें एकदम अच्छे से पता है। सो बेनिफिट नंबर 1 आई बिलीव आपको समझ में आ गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, सेकेंड पॉइंट इनकम बढ़ेगी और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर होगा। नंबर 2, लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं, देयर इज एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हाट? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू द बेस्ट यूज ऑफ द डायरेक्ट इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए, हमें यह समझना चाहिए कि कौन से कंट्रीज को क्या क्या चीजें डिमांड करते हैं वो लोग, और हम उनकी डिमांड क्या वो पूरी कर सकते हैं क्या। और अगर इसका आंसर यस है
तो नो डाउट हम हमारे रिसोर्सेस को उन्हीं चीजों को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे मतलब क्या होता है बच्चों, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पुट टू यूज। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, पुट टू यूज, दैट इज डिप्लॉयमेंट। तो हमारे रिसोर्सेज जो हमें पैसा बना के देगी, उन्हीं चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को हम काम पे लगाएंगे। क्या आपको ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आया क्या आपको? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड जो है ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द डोमेस्टिक मोनोपोलीज। आज अगर अपन देखते हैं यहां पे कि इंडिया में अगर रिलायंस, दैट इज अंबानीज, अदानीज, टाटास, बिरलास, अगर इनकी मोनोपोली बन रही है तो हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। बट अब जब अगर कंट्री ओपन हो जाती है टू फॉरेन ट्रेड, तो बाहर के जो कंपनीज है वो भी इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, तो वो डोमेस्टिक मोनोपोलीज को कम करेंगे या खत्म भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो ये एक क्या है, बेनिफिट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स वेरी सिंपल access to new markets, new material, innovative products, different choice of products and services, and also nations can acquire and increase their foreign exchange reserves। एकदम सिंपल सी बात है। तो क्या कहते हैं यहां पे, देयर इज एक्सेस टू न्यू मार्केट, नए मार्केट में हम लोग जो अपना डोमेस्टिक मार्केट अब हो गया, अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, बराबर, इसको हम लोग टैप कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, मतलब अलग अलग कंट्रीज के मार्केट हम लोग टैप कर सकते हैं। नए मटेरियल अगर मिलते हैं तो वो नए सोर्सेज ऑफ मटेरियल हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे करके क्या हो सकता है, हम लोग जो है अपने लिए फायदेमंद ये फॉरेन ट्रेड साबित हो सकता है। काफी आसान है। आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि हम लोग को बस सिंपली एग्जाम में ऑप्शंस के माध्यम से जज करना है कि वेदर इट इज अ बेनिफिट और अ क्रिटिसिज्म और अगेंस्ट द फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसिटेट्स व्हाट, use of automation, technological change and investment in research and development। क्योंकि देखो वाइडर स्केल पे बिजनेस चलता है, तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए आज के तारीख में, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन बींग्स, राइट। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि जिससे हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये कम कर सके, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये हम लोग बढ़ा सके, तब जाके क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकता है। समझ में आया आपको? सो ऑटोमेशन होगा, यस, टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, एब्सोल्युटली यस, एंड उसी के साथ साथ वहां पे देयर विल बी अ ग्रेट डील ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेट्स गो अहेड। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स विथ व्हाट, innovative services in banking, insurance, logistics, consultancy services। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, इनोवेटिव सर्विसेज होंगी, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट्स, देयर विल बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बराबर, बाय एक्सचेंज ऑफ व्हाट, नो हाउ, कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से लोगों को पता चलता है कि अच्छा इस तरीके से कुछ नई चीजें की जा सकती है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन व्हाट, नेशंस। आज इंडिया और यूएस, इंडिया और रशिया, मुझे बताइए अपने बॉन्ड्स इनके साथ अच्छे क्यों है? बिकॉज हमारे ट्रेड रिलेशंस भी उनसे अच्छे हैं, बराबर। जिस देश के साथ हम अच्छा ट्रेड करेंगे उस देश के साथ अपने रिलेशंस भी काफी अच्छे होंगे। करेक्ट एकदम? यस सर। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों, ये हम लोग क्या कह रहे हैं, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। गाइस यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स को स्टडी करने के बाद लेट अस टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स विच गोज अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड की बातें हो ही रही है तो वो क्या कहता है, इट इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशंस। अब देखो, अगर इंडिया और यूएस की अगर बात करें या इंडिया और चाइना की अगर बात करें, तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड फायदेमंद यूएस को होगा, चाइना को होगा एज कंपेयर टू इंडिया।
तो जब हम बोल रहे हैं इतना कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड होने से आपको नए मार्केट, नया रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन व्हाट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जो आप बोल रहे हो, नो डाउट ये फायदा होगा, बट ये किन्हें फायदा होगा? जो डेवलप्ड है, जिनके पास ऑलरेडी उन्होंने रिसोर्सेस बहुत ज्यादा बना के रखे हैं, या जिनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा है, सर उनके लिए फायदा होगा। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो क्या होगा यहां पे? इट इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल, बिकॉज सबको समान तरीके का मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा, एंड दे डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, डिसरिगार्ड मतलब वो डिस्काउंट कर देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर ट्रेडिंग सिस्टम, एंड इवन एम्पलीफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिंग कंट्रीज। वो जानबूझ के आपके डोमेस्टिक मार्केट को खराब करने की कोशिश करेंगे, और यही बात हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। देयर इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन when underprivileged countries become vulnerable to the growing political power of corporations operating globally. The domestic entities can be outperformed by financially stronger transnational companies. अब देखिए जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आज चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, चाइना ने बांग्लादेश के साथ क्या किया, चाइना ने श्रीलंका के साथ क्या किया, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाज डन बाय हुम? चाइना। सो इट इज नॉट गुड। उसी के साथ साथ डोमेस्टिक एंटिटीज कैन बी इजीली आउट परफॉर्म बाय फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज। अगर कोई यूएस का जायंट, जैसे मान लो वॉलमार्ट, अगर ये इंडिया में आता है, बिजनेस करता है, तो क्या हो सकता है? ये इंडियन प्लेयर्स को क्या कर सकता है? तकलीफ दे सकता है। आज आप देखते हो फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक किसका है? सर वॉलमार्ट का है। आप देख सकते हो दोस्तों कि अमेजॉन, ये कंपनी कहां की है? बाहर की कंपनी है। तो आप समझिए ये जो यूएस कंपनीज आके अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द डोमेस्टिक एंटिटीज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। There is what environmental damage and exhaustion of natural resources. बाहर के जो कंपनीज आएंगे वो क्या करेंगे? यहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको यूज करेंगे, और इनको यूज करके अपना जो पर्यावरण है उसको क्या करेंगे दोस्तों? हानि या ठेस पहुंचाएंगे, राइट? विच विल हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द सोसाइटी एट लार्ज। ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स मतलब क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेड साइकिल्स मतलब बिजनेस साइकिल्स। ट्रेड साइकिल मतलब क्या कहते हैं गाइस? बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे आप समझते हो ना कि बिजनेस साइकिल हमने पढ़ा था, इट इज व्हाट हैज गॉट द इंटरनेशनल कैरेक्टर, बराबर कि नहीं? तो इट स्टार्ट्स इन व्हाट? वन कंट्री एंड रैपिडली स्प्रेड्स इन व्हाट? डिफरेंट कंट्रीज। सो ये बिजनेस साइकिल्स, अगर मान लो यूएस में रिसेशन आ जाता है, अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि 5-6 अगस्त के दौरान इंडिया का स्टॉक मार्केट, अगर मैं आपको दिखाऊं सेंसेक्स अपना, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे 1 मंथ का, तो यहां पे 5 से 6 अगस्त में आप देखोगे कि 80,000 ये स्टॉक मार्केट था, 81,000। फिर ये यहां से डायरेक्टली गिर के 78,750 हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया। क्यों गिरा? बिकॉज फियर्स थे ऐसे कि यूएस में रिसेशन आएगा, और उस वजह से अब क्या हो गया? इंडियन स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हुआ, क्योंकि इससे क्या होता है कि यहां पे भी डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगा, तो इट हैज गॉट व्हाट? इंटरनेशनल कैरेक्टर, बराबर है? तो ये एक क्रिटिसिज्म है किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। उसके बाद अपन बात करते हैं रिस्की डिपेंडेंस ऑफ व्हाट? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज फॉरेन ट्रेड ऑन फॉरेन नेशंस, बिकॉज इट इंपेयर्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड एंडेंजर्स द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। आप समझिए, अगर हम हद से ज्यादा अगर किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डेली एसेंशियल्स के लिए, तो एक तरीके से अगर उस कंट्री ने हमें वो गुड्स प्रोवाइड नहीं किए तो हम पैरालाइज हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? अपनी जो
पॉलिटिकल सॉवरिनिटी है वो रिस्क हो सकती है, उसमें रिस्कीनेस आ सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचिए, अगर हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए हम चाइना पे यूएस पे डिपेंडेंट है मान लो, या हम रशिया पे डिपेंडेंट है, और किसी दिन अगर यूएस या रशिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि हम इंडिया को आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड समझो इंडिया इज एट वॉर विद सम अदर कंट्री, और ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा, अपनी तो बैंड बज जाएगी ना। इसीलिए किसी देश पे डेवलप्ड होना, डिपेंडेंट होना, ये क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए रिस्की अफेयर हो सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा अगर हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहे तो इट विल डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब क्या कहेंगे, इट विल डिस्टर्ब द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। सो देयर आर सम जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आप ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपके देश को इन चीजों की जरूरत है। बट आप क्या कर रहे हो, ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप दूसरे देशों की क्या डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उधर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, देयर इज ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू मेनी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब आप समझिए बात को कि सामने वाली कंट्री हमसे डिमांड करेगी नहीं करेगी, करेगी तो कितना करेगी, ये कोई हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। कल चल के वो बोल देंगे कि हाँ हमको नहीं चाहिए वो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो बना रहे हो वो, तो वो एक प्रॉब्लम अपने को फेस करना पड़ सकता है। सो ये जो है कुछ बच्चों क्या कह रहे हैं हम लोग, कुछ बेनिफिट्स है और कुछ क्रिटिसिज्म है विच गोज अगेंस्ट व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इन चीजों के ऊपर नजर घुमा ले और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बातचीत करेंगे। चलो होने के बाद बताना। ओके सो क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब आगे का जो यूनिट है ये काफी आसान है एकदम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मर्केंटलिस्ट व्यू क्या कहता है दोस्तों, एकदम सिंपल, अगर तुमको पावर में रहने का है तो तुमने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है और कम से कम इंपोर्ट करना है, खत्म। मर्केंटलिस्ट व्यू ओवर ना बच्चों। अगर आपको नेशनल पावर अचीव करना है, अगर तुमको दूसरे देशों के ऊपर कमांड अचीव करना है और पावर में रहना है, तो योर एक्सपोर्ट्स शुड बी मोर एज कंपेयर टू योर इंपोर्ट्स, खत्म। क्लियर एकदम? यस। सो ये अपना हो जाता है किसके बारे में, मर्केंटलिस्ट व्यू के बारे में। दैट्स इट। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज? अब दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दिया है वो क्या कहता है, वेरी सिंपल,
कि आपने उन्हीं चीजों को बनाना चाहिए जिसमें आपको खर्चा कम से कम लगता है. सो कंट्री ए और कंट्री बी, अगर कंट्री ए क्लॉथ बना रहा है और वाइन बना रहा है और कंट्री बी भी क्लॉथ और वाइन बना रहा है, बट अगर कंट्री ए को क्लॉथ बनाने में खर्चा कम लगता है और कंट्री बी को वाइन बनाने में खर्चा कम लगता है, तो भाई कंट्री ए ने चुपचाप क्लॉथ बनाना चाहिए और कंट्री बी ने चुपचाप वाइन बनाना चाहिए, और फिर आप वो चीजें ट्रेड करिए, आपको फायदेमंद रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. इट इज गिवन बाय हूम? एडम स्मिथ. क्लियर है एकदम? यस सर. सो एडम स्मिथ ने कहा कि आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. और एडम स्मिथ ने यहां पे अज्यूम किया है कुछ बातों को, तो आइए उन बातों को हम लोग देखते हैं कि क्या अजम्पशंस है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में. फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है कि यहां पे ट्रेड जो होगा ये मात्र किसके बीच में होगा? ये दोस्तों दो कंट्रीज के बीच में होगा. ये जो डायग्राम है आपके सामने जो बना है, ये आपको काफी आसान लगेगा रिवाइज करने के लिए भी. सो क्या कहता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज विच इज गिवन बाय एडम स्मिथ, कि दो कंट्रीज के बीच में क्या होगा? ट्रेड होगा. नंबर 2 क्या कहता है? ही टुक इनटू कंसीडरेशन अ टू कंट्री टू कमोडिटी फ्रेमवर्क फॉर हिज एनालिसिस. ओनली टू कंट्रीज एंड टू कमोडिटीज, ताकि आपको वो समझाने के लिए आसानी हो. तो कॉस्ट एडवांटेज में फर्स्ट एडवांटेज, देयर इज व्हाट? ओनली टू कंट्रीज, ओनली प्रोड्यूसिंग व्हाट? टू कमोडिटीज, जिसमें कहता है देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. यहां से ए से बी जाना है, बी से ए जाना है, आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको नहीं लगेगा. समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? सो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इसके बाद वो क्या कहता है? स्मिथ हैज अज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज वर कंप्यूटेड बाय रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस. तो लेबर का ही कॉस्ट वो फोकस में रख रहा है एडम स्मिथ. बाकी वो मटेरियल का, बाकी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको वो कंसीडर नहीं कर रहा है. इज जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट? द लेबर. तो व्हाट आर द अजम्पशंस? नंबर 1 टू कंट्रीज, नंबर 2 टू कमोडिटीज, नंबर 3 ही इज ओनली कंसिडरिंग व्हाट? द लेबर कॉस्ट. क्लियर है एकदम? यस. नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग कह रहे हैं वो कहता है लेबर इज व्हाट? मोबाइल. मतलब कंट्री ए का लेबर इधर इधर किधर भी जाके वो घूम सकता है. कंट्री बी का लेबर इधर 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 किधर भी वो जाके काम कर सकता है. बट कंट्री बी का लेबर इधर नहीं जाएगा, कंट्री ए का उधर नहीं जाएगा. समझ में आया आपको? यस सर. सो वो कहता है ही अज्यूम दैट लेबर इज मोबाइल बट ओनली विद इन द कंट्री एंड इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज. क्लियर है एकदम? यस. देन he implicitly assumed that the trade between two countries would be considered to take place if each of the two countries had absolutely lower cost of the production of one of the commodities. मतलब यहां पे cloth and wine lower labor cost for country A, but country B has higher labor cost for cloth. Country A has higher labor cost for wine, but country B has lower labor cost for wine. So what to do? Country A should give to country B what? Cloth and do the trade. Country B will give wine to country A and do the trade. This is called as what? Absolute cost advantage. Clear है एकदम? Yes sir. अब absolute cost advantage के बाद हम बात करते हैं about what? Theory of comparative advantage. थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो डेविड रिकार्डो ने दिया है, यह कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ही देखना है. इसने एडम स्मिथ के थ्योरी को रीडिफाइन किया और वो कहता है कि देयर इज नो नीड कि आपको क्या हो? आपको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो. आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी रहा ना, तो भी आपके लिए क्या है? फायदेमंद है इंटरनेशनल ट्रेड करना. तो दोनों कंट्रीज के लिए. और जैसे आप समझिए बात को, कंट्री ए अगर मान के चलो, इधर देखो, 1 आवर में
वो 3 किलो स्टील बना सकता है, या तो उसी 1 घंटे में 2 शर्ट बनाएगा। करेक्ट है एकदम। बट कंट्री बी 1 घंटे में 1 किलो स्टील बनाएगा और एक ही शर्ट बनाएगा। अब अगर आप देखो तो कंट्री बी तो वैसे भी वही आता है एकदम एज कंपेयर टू कंट्री ए। कंट्री ए हैज गॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंट्री बी को कुछ भी एडवांटेज नहीं है। बट यहां पे आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज ना देखते हुए आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है और फिर इनके साथ ट्रेड करना है। तो अब क्या होगा, यहां पे हम एक अग्रीमेंट करेंगे। कंट्री ए क्या करेगा, कंट्री बी के साथ एक अग्रीमेंट करेगा। क्या करेगा कि उसको बोलेगा, देख भाई कंट्री बी, हम 2 घंटे काम करेंगे, आप भी 2 घंटे काम करो, बट आप 2 घंटे काम करेंगे और आप 2 शर्ट बनाएंगे, और उस 2 शर्ट के बदले हम आपको क्या देंगे, 2.5 किलो का स्टील आपको देंगे। कंट्री भी खुश है, क्योंकि कंट्री भी अगर 2 घंटे काम करेगा तो कंट्री भी मात्र 2 किलो स्टील बना सकता है। बट कंट्री भी अगर 2 घंटे काम करके 2 शर्ट बना देगा, किसके लिए, कंट्री ए के लिए, उसके बदले में उसे 2.5 किलो का स्टील मिल रहा है। तो उसका फायदा कितना, आधा किलो स्टील। ये बोल रहा है ये बेस्ट है ना ये। और उसी 2 घंटे में कंट्री ए क्या करेगा, कंट्री ए स्टील बनाएगा, और कंट्री ए 1 घंटे में 3 किलो स्टील बनाएगा, तो 2 घंटे में 6 किलो स्टील बना सकता है ना। तो अब क्या होगा, दोनों देश काम पे लग जाएंगे। कंट्री ए काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा, 6 किलो स्टील बनाएगा। कंट्री बी काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा और 2 शर्ट बनाएगा। अब ट्रेड होगा। अब ट्रेड में क्या होगा, कंट्री बी वो 2 शर्ट दे देगी किसको, कंट्री ए को। अब कंट्री ए के पास क्या है, 6 किलो माइनस 2.5 किलो, दैट इज 3.5 kg ये स्टील उनके पास है। बट ये 3.5 kg स्टील के साथ साथ उनके पास 2 शर्ट भी है, तो क्या उनका फायदा हुआ, क्या बराबर है कि नहीं। अब दोनों चीजें उनके पास, और कंट्री ए का फायदा क्या है, 2 घंटे काम करके उनके पास 2.5 किलो स्टील है मात्र, जो उनके पास पहले सिर्फ हो सकता था कितना, 2 किलो, आज उनके पास है वो 2.5 किलो। आप समझे बात को। तो ऐसा जो है इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों अपने अपने इसमें माहिर हो। एक कंट्री अगर बेस्ट है और कंट्री बी थोड़ा ओके ओके, फिर भी अगर आप दोनों ट्रेड करो तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है। बोथ कंट्रीज विल गेन आउट ऑफ इट। क्लियर एकदम, यस। दिस वॉज गिवन बाय प्रोफेसर डेविड रिकार्डो। क्लियर एकदम, यस सर। सो ऐसा है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से, बोलो बच्चों। अब चलते हैं हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड यह बात करता है अबाउट व्हाट, फैक्टर एंडाउमेंट्स। सिंपल है हेक्सर-ओलिन का ट्रेड। वो क्या कहता है ट्रेड में, तुम जितना तुम्हारे पास जो चीजें अबंडेंट है, तुमने वो चीज बनानी चाहिए। अगर तुम्हारा देश लेबर इंटेंसिव है, मतलब तुम्हारे पास लेबर अबंडेंट है, तो तुमने कौन से गुड्स बनाने चाहिए, लेबर इंटेंसिव। अगर तुम्हारे पास कैपिटल बहुत सारा भर भर के है, तो तुमने क्या बनाने का, कैपिटल गुड्स बनाने के। दैट्स इट, हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो अपन ने अभी 4 ट्रेड हो गए थ्योरीज। एक मर्केंटलिस्ट, दूसरा हमने बात करा अबाउट एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एंड तीसरा हमने बात करी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। चौथा अभी अपन ने बात करी अबाउट हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। क्लियर है एकदम, यस सर। तुम्हारे पास जिस चीज में अबंडेंट है वो चीजें तुमने क्या करनी है, बनानी है। क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ते हैं यहां से, ये डिफरेंस आपने पढ़ना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसमें क्या कहता है, यहां पे क्रूगमैन ने ये क्या कहा कि भाई आपने फ्री ट्रेड करना चाहिए, ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। समझा क्या बात को। वो कहता है जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल और लेबर ये सब चीजें देखो, आप क्या कर सकते हो इन द प्रेज ऑफ चीप लेबर। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप गरीब देश के लोगों को
लेके जाते हो अच्छे देश में, भले ही उन्हें लो लेवल का काम दो, बट फिर भी वो लो लेवल का काम वो वर्स्ट में बेस्ट होगा। वो क्या होगा? वर्स्ट में बेस्ट। कितने मतलब एशियन कंट्रीज के, मतलब जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, यहां के लोग यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे वो लोग टैक्सी ड्राइवर, वहां पे वो लोग रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं या सर्व करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, वहां पे क्लीनिंग वाला काम करते हैं। देखिए ये काम एक लो लेवल का है, बट फिर भी कचरे में काम करने से बहुत अच्छा है कि वो वहां पे उस टाइप का काम कर रहे हैं। वो वर्स्ट है बट वो बेस्ट है इन द वर्स्ट। समझ में आया आपको? यस, ऐसा। सो दिस वॉज वॉट द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड जर्नलिस्ट पॉल क्रूगमैन सेड इन हिज क्या बोलते हैं उसको, थियोरी ऑफ व्हाट इन प्रेज ऑफ चीप लेबर। क्लियर एकदम? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। फिर अपना न्यू थियोरी ऑफ ट्रेड कि अगर अपन बात करें ग्लोबलाइजेशन, न्यू इंटरनेशनल थियोरी ऑफ ट्रेड में क्या हो सकता है? आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हो, एंड देन देयर इज व्हाट अ बैंड वैगन इफेक्ट, कि लोग जो है अगर लार्ज स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हो तो सब लोग अगर वही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड में? मतलब समझो अगर अमेरिकन्स, यूरोपियंस, बराबर अफ्रीकन्स या ऑस्ट्रेलियंस अगर वही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग भी क्या बोलेंगे, भाई सब लोग अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने भी वो कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा ऐसा तो वो ब्रांड्स बनते हैं और वो फिर ट्रेड होता है, तो बैंड वैगन इफेक्ट कम्स इनटू पिक्चर। क्लियर है? यस, खत्म हो गया। एक बार वो सारे जो थ्योरीज है उसके ऊपर आप नजर घुमाएंगे, राइट फ्रॉम मर्केंटलिस्ट से लेके एंड तक खत्म। चलो डन। यस सर। ये एक बच्चे ने कमेंट किया सर ये ग्लोबलाइजेशन थोड़ा नहीं समझा, तो आप समझिए बात को। इसमें क्या होता है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड में, यहां पे क्या होता है, इट इज अ, वो कहता है पॉजिटिव सम गेम, परेटो ऑप्टिमम। मतलब क्या होता है कि इफ यू विन सम यू लूज सम, दोनों के लिए क्या होता है, ये फायदेमंद होता है। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट इज द न्यू इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड। बराबर है? ओके। सो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। तो देखो 5 यूनिट में का एक यूनिट जो है अपना क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया इंटरनेशनल ट्रेड का। अब हम लोग आगे चलते हैं और इधर जो है हम लोग बातचीत करेंगे
अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना दोस्तों, ये टॉपिक है, यहां पे आपको ध्यान देना है। वो कौन सा है? टैरिफ वाला। एग्जाम में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैरिफ आपको पूछेंगे, एमसीक्यू बनेंगे उसके ऊपर, तो आपको सबको ध्यान में रखना ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ का मतलब बेसिकली क्या होता है? इट इज द कस्टम ड्यूटीज जो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो उस समय पे आपको लगाई जाती है। तो यहां पे आपको अमाउंट जो है वो चार्ज की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? टैरिफ। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो अलग अलग टाइप के टैरिफ है, चलिए इसके बारे में जो है हम लोग बातचीत करते हैं। तो टैरिफ पहला जो है अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? स्पेसिफिक टैरिफ। देखो ये रिवीजन चल रहा है तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसके बारे में जवाब देंगे, है ना? तो फुल आपने एकदम अच्छे से बोलते रहना चाहिए कि सर इस टैरिफ का मतलब क्या है, उस टैरिफ का मतलब क्या है, तो फिर मैं आपकी बहुत ज्यादा अच्छे तारीफ करूंगा कि आपको आ रहा है करके, है ना? सो बताइए, पहली तारीफ की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? पहली तारीफ क्या है? स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ जितना मैंने हाईलाइट भी करा है नोट्स में आपके लिए, जब रेगुलर क्लास में पढ़ा था तो आपने वो ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक टैरिफ मतलब क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट आपको चार्ज किया जाता है, irrespective of what the amount of goods that has been imported। डायरेक्ट अमाउंट जो है वो नंबर जो है वो आपको बोल दिया जाएगा कि इतना पैसा आपको देना है। इसको क्या बोलेंगे अपन? फिक्स्ड टैरिफ। क्या बोलेंगे इसको? फिक्स्ड टैरिफ। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर। फिर फिक्स्ड टैरिफ के बाद हम बात, स्पेसिफिक टैरिफ के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम का मतलब होता है एट वैल्यू। एड वैलोरम मतलब क्या? एट वैल्यू। तो व्हेन वी से एट वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? जितने का आप गुड्स लेके आ रहे हो, जितनी अमाउंट का आप गुड्स लेके आ रहे हो, उसके ऊपर एक परसेंटेज डिसाइड होगा। देखो तो स्पेसिफिक टैरिफ में क्या होता है? अमाउंट डिसाइडेड होता है। एड वैलोरम में परसेंटेज फिक्स्ड होता है। तो जैसा गुड्स का वैल्यू बढ़ेगा, परसेंटेज के हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका टैरिफ भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से आपको टैरिफ चार्ज किया जाएगा। क्लियर एकदम? यस सर। फिर उसके बाद एड वैलोरम टैरिफ के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ में क्या होगा? एक तो आपको बोलेंगे कि तेरे को वैल्यू पे चार्ज करेगा या तो तेरे को अमाउंट चार्ज करूंगा, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, ये आपको हम लोग चार्ज करेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम और अमाउंट विच एवर इज हायर। इसको बोलेंगे अपन कौन सा टैरिफ? मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ के बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे अबाउट व्हाट? कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ में क्या होगा कि आपको क्या होगा? आपको एड वैलोरम टैरिफ, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब दोनों इन कॉम्बिनेशन, ध्यान में रखना, कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो आपको एट वैल्यू आपको बोल दिया जाएगा 5%, 10%, आपको इतना हम लोग क्या करेंगे? टैरिफ लगाएंगे। और वो टैरिफ लगाने के बाद उसके अलावा प्लस आपको क्या चार्ज करेंगे? स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट आपको टैरिफ चार्ज करेंगे। सो इट विल बी, द टैरिफ विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? परसेंटेज एंड अमाउंट। मिक्स्ड टैरिफ इज ईदर दिस और दैट विच एवर इज हायर। समझा गया बात को? तो चार टैरिफ हमने पढ़े बच्चों: स्पेसिफाइड टैरिफ अमाउंट, एड वैलोरम परसेंटेज, मिक्स्ड ईदर दिस और दैट विच एवर इज हायर, कंपाउंड टैरिफ दिस प्लस दैट। क्लियर एकदम? यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट? टेक्निकल एंड अदर टैरिफ। टेक्निकल एंड अदर टैरिफ मतलब क्या होता है? आप जब कोई टेक्निकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो उसको लगने वाली जो टेक्निकल चीजें हैं उन पे भी क्या होगा? आपको टैरिफ लगेगा। समझा बात को? जैसे अगर आप सोलर पैनल लेके आ रहे हो और सोलर पैनल को लगते हैं उसके साथ साथ मान लो 2-4 बैटरीज। अब पहले क्या होता था? सोलर पैनल और 2-4 बैटरीज मिला के आपको क्या लगा देते थे? टैरिफ लगा देते थे। अब ऐसे केस में क्या हुआ? जो इंपोर्ट करने वाला था उसने दिमाग लगाया, उसने बोला भाई एक काम करते, 3-4 बैटरी ना, एक काम कर तू 10-15 बैटरी बेच दे, तो बचे हुए बैटरीज क्या हो जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा अपने पास। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया
गवर्नमेंट बोल रहा है साला ये अपने को एड़ा बना रहे, तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्निकल टैरिफ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उस टेक्निकल टैरिफ में क्या हुआ दोस्तों, आपको उन्होंने जो आपका इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल्स, उसके ऊपर तो आपको टैरिफ लगाएंगे, प्लस उसके साथ जो एसोसिएटेड टेक्निकल चीजें हैं उन पे भी आपको क्या करा, टैरिफ लगा दिया फॉर एवरी बैटरी अलोंग विद द सोलर पैनल दैट इज इंपोर्टेड। ऐसा तो इस टाइप के टैरिफ को अपन क्या नाम देंगे, टेक्निकल टैरिफ। ओके, उसके बाद एमएफएन, अरे वो जिगरी है रे, अपना पसंदीदा है वो, तो उनको अपन क्या करेंगे, टैरिफ कम लगाएंगे। उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या बोलेंगे उसको, मोस्ट फेवर्ड नेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द लो रेट का टैरिफ लगाएंगे। मतलब जो अपने ऐसे मेंबर्स होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये सब अपने घर के लोग हैं, तो भाई घर के लोगों को आप क्या करो, टैरिफ कम लगाओ, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ मतलब क्या है कि आप जो टैरिफ लगाओगे वो ऐसी टैरिफ लगाओगे कि कितने में भी आप इंपोर्ट करो, इतना टैरिफ लगाऊंगा कि वो इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस के साथ क्या हो जाए, मैच हो जाएगा। जैसे आपको इधर एग्जांपल दिया है, इंडिया में मान लो अगर क्या बोलते हैं उसको, कैंडल्स 10 रुपए की बिकती है, चाइना से इंपोर्ट करोगे तो चाइना से इंपोर्ट होएगा 4 रुपए में। तो अब इंडिया वाला क्या करेगा, अच्छा इंडिया में 10 में बिकता है, चाइना से 4 में आ रहा है, एक काम कर 6 रुपए का ऊपर ड्यूटी लगा, और ताकि इंडिया और चाइना का प्राइस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो चाइनीज प्रोडक्ट बेचे या इंडियन प्रोडक्ट बेचे, वो मार्केट में सेम प्राइस पे बिकना चाहिए। कल चल के अगर वो 5 रुपए से इंपोर्ट कर रहा है तो 5 रुपए टैरिफ लगा, 6 रुपए से इंपोर्ट कर रहा है 4 रुपए टैरिफ लगा, बट उस चाइनीज प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए। इसको अपन बोल रहे हैं कौन सा टैरिफ, वेरिएबल टैरिफ। इंडियन प्राइस वो क्या करेगा, बेंचमार्क रखेगा, और जितने भी प्राइस में बाहर से इंपोर्ट हो रहा है डिफरेंस वाला टैरिफ में जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया आपको, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों अपन, वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ के बाद अपन बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ मतलब क्या है, देखो एमएफएन में टैरिफ क्या लगता है, लोअर रेट पे, बट एमएफएन से अलावा और कुछ देश है जो हमसे और क्लोज है, हमसे और नजदीक है, तो हम एमएफएन पे जो रेट लग रहा है टैरिफ का, उससे कम रेट लगाएंगे किसको, प्रेफरेंशियल टैरिफ में। समझा क्या बात को, तो क्या अंडरलाइन किया है, द प्रोडक्ट्स आर एट लोअर टैरिफ देन देयर एमएफएन रेट। समझा क्या, एमएफएन वालों को 10% लगा रहे सर, ऐसे तो बाहर वालों को हम लोग 15% लगाते हैं, एमएफएन वालों को 10% लगाया, बट सर ये कुछ देश है जो हमसे और नजदीक है, एमएफएन से नजदीक है, तो उनको हम लोग 6-7% लगाएंगे। समझा गया, एग्जाम्पल के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट टैरिफ। क्लियर है एकदम, बोलो गाइस, यस। आगे बढ़ते हैं, बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ का मतलब होता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम ये आप डिफाइन कर लो, और जो मैक्सिमम होगा उसके ऊपर आप टैरिफ आप नहीं लगा सकते। इसको क्या बोलते हैं अपन, बाउंड टैरिफ, कि ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर आप टैरिफ नहीं लगा सकते। इसको अपन क्या बोलेंगे गाइस, बाउंड टैरिफ। बराबर, इसको क्या बोलेंगे, बाउंड टैरिफ, जिसमें दो देश अग्री कर लेंगे मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। वो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता है, वो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होता है, और तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चेंज हो सकता है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइंड होता है। अब उस रेंज में जो आपने टैरिफ लगाया, मतलब 25% ये मैक्सिमम था, उसमें अगर आपने 20% अगर आपने टैरिफ लगाया, तो 20% टैरिफ को अपन क्या बोलेंगे, अप्लाइड टैरिफ। तो क्या हुआ, आपको समझ में आया, अप्लाइड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ मतलब आपने वास्तविक में, मतलब एक्चुअल में कितना टैरिफ आपने लगाया, उसको क्या बोलेंगे अपन, अप्लाइड टैरिफ। कैन अप्लाइड टैरिफ एक्सीड बाउंड टैरिफ? सो आंसर इज नो, क्योंकि बाउंड टैरिफ इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी चार्ज्ड।
तो अप्लाइड टैरिफ कैन बी इक्वल टू और लेस देन द बाउंड टैरिफ. समझ में आया आपको? यस सर. शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस. एस्केलेटेड टैरिफ वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, काफी अच्छा टैरिफ है ये. एस्केलेटेड टैरिफ, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs and raw materials. बोलो नहीं समझा? ध्यान से समझना. एस्केलेटेड टैरिफ मतलब क्या है? देखो दो चीजें. अगर आप बनी बनाई चीज अगर भारत देश में लेके आते हो तो हम आपको ज्यादा टैरिफ लगाएंगे. बट अगर तू बेसिक इनपुट्स, रॉ मटेरियल अगर लेके आता है और फिर हमारे यहां पे बना रहा है तो तुझे हम उस इंटरमीडिएट गुड्स पे, उन रॉ मटेरियल पे तेरे को टैरिफ हम लोग क्या करेंगे, कम लगाएंगे. समझ में आएगा आपको? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्केलेटेड टैरिफ. बना बनाया लेके आओगे, एस्केलेटेड टैरिफ. इंटरमीडिएट गुड्स लेके आओगे, आपको कम टैरिफ. समझ में आया आपको? यस सर, दैट इज एस्केलेटेड टैरिफ फॉर यू. देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट, प्रोहिबिटिव टैरिफ. प्रोहिबिटिव टैरिफ की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स हमारे देश में लाओ ही मत, बराबर. हम प्रोहिबिट करना चाहते हैं उसको. तो इसके लिए इतना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, इतना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे कि लोग जो है 100 बार सोचेंगे कि क्या इस गुड्स को हम लोग इस देश में भेजे या ना भेजे. तो इसको बोलते हैं कौन सा टैरिफ, प्रोहिबिटिव टैरिफ. The tariff is set so high that no imports can enter. समझा गया बात को? यस सर. उसके बाद इंपोर्ट सब्सिडीज. इंपोर्ट सब्सिडीज क्या है? ये ऑपोजिट है. प्रोहिबिटिव टैरिफ ये आपको इंपोर्ट करने से रोकता है. इंपोर्ट सब्सिडीज ये आपको इंपोर्ट करने के लिए क्या बोलता है, आपको इंसेंटिव्स देता है कि भाई अगर तू इंपोर्ट कर रहा है तो सरकार बोल रही है मैं तेरे को पैसा देता हूं, तू इंपोर्ट कर ले भाई. समझ में आया आपको? ऐसा. उसके बाद अपन बात करते हैं टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस. अगर कोई विदेश की कंपनियां या विदेश की सरकारें, दैट इज द फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन कंपनीज, अगर वो अपने यहां पे इंडिया में माल भेज रहे हैं और उनका इरादा क्या है, भारत देश के मार्केट को खराब करना, डिस्टॉर्ट करना, डिस्टर्ब करना, तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है वी हैव टू रिटेलिएट. अपने को अटैक, काउंटर अटैक करना पड़ेगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे. समझ में आया आपको? हम क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे. तो टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस दो है. वो कौन से दो है? एक एंटी डंपिंग ड्यूटी और दूसरा काउंटरवेलिंग ड्यूटी. अब एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी में जो बेसिक थीम है वो दोनों सेम है कि ये टैरिफ लगाया जाता है ताकि वो जो इंपोर्टेड माल है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर रहा है. बट एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगेगा, एडीडी कब लगेगा और सीवीडी कब लगेगा, उसके बारे में बात करते हैं. अगर बाहर का कोई फॉरेन कंपनी, क्या वर्ड यूज किया मैंने, फॉरेन कंपनी, अगर वो प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बराबर या नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में अपने यहां पे भेज रहा है, वो नुकसान खाके, वो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, नुकसान बेयर करके वो क्या कर रहा है, अपने यहां पे इंडिया में गुड्स भेज रहा है वो, बराबर, ताकि वो इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय कर सके और वो अपना क्या बोलते हैं उसको, क्या एस्टेब्लिश कर सके, वो वहां पे वो वर्ड क्या बोलेंगे उसको, हाँ, ही वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश हिज प्रेजेंस. वो मार्केट एस्टेब्लिश करना चाहता है उसके प्रोडक्ट का, इसीलिए वो कम भाव में बेच रहा है, मतलब इंडियन मार्केट को खराब कर रहा है. तो हम ऐसा होने देंगे क्या? नहीं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे. अदर वे राउंड, अगर वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर नहीं बट वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर की सरकार जो है वो बोल रही है अरे तू इंडिया में भेज, सस्ते में भेज,
मैं तेरे को सब्सिडीज देता हूं, मैं तेरा नुकसान कवर कराता हूं, तो अब यहां पे इन्वॉल्व कौन है? गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में सरकार जो ड्यूटी लगाएगी वो होगी कौन सी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। समझ में आया आपको? CVD। आर वी गुड? यस सर। तो इसी के साथ साथ क्या हो गया दोस्तों, यहां पे हमने खत्म कर दिया अलग अलग टाइप के क्या टैरिफ। आसान है एकदम। अब यहां से आगे बढ़ते तो ये काफी आसान से बातें हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द कंपनीज, ऑन द कंट्रीज? सो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अफेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्री। सो क्या क्या है टैरिफ के इफेक्ट्स क्या है? सो इट इज अ ऑब्स्टेकल टू द ट्रेड। ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं है ये, बराबर है। इट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एंड देयरफॉर इंटरनेशनल ट्रेड। द मार्केट एक्सेस इज व्हाट? वर्सन। क्योंकि टैरिफ लगाओगे तो मार्केट में एक्सेस मिलेगा नहीं ना, बराबर है। हमारे प्रोडक्ट्स कोई क्यों खरीदी करेगा? टैरिफ डिस्करेज व्हाट? डोमेस्टिक कंज्यूमर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग व्हाट? इंपोर्टेड गुड्स। अगर हम लोग इंपोर्टेड गुड्स, बराबर, जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, बराबर, मान लो जैसे मर्सिडीज है, फोक्सवैगन है, फिर उसके बाद ये फैशन ब्रांड्स अगर अपन बात करें, गुची, अरमानी, अगर ये इंडिया में आ रहे हैं तो भाई क्या हो जाएगा? इसके ऊपर अपन टैक्स लगा देंगे और ये हो जाएगी क्या? महंगी। आज हम सबको गुची, अरमानी, इनके कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब पहनना है अपने को, बट ये इंडिया में क्या मिलेंगे? बहुत महंगे मिलेंगे, इसीलिए लोग उन इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। आगे, टैरिफ एनकरेज कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। टैरिफ विल डिस्करेज विच गुड्स? इंपोर्टेड गुड्स। बट टैरिफ विल एनकरेज व्हाट? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स ना, क्योंकि बाहर का माल खरीदी नहीं करेंगे तो फिर घर का माल खरीदी करो, बराबर है कि नहीं? ऐसा प्रोड्यूसर्स इन इंपोर्टिंग कंट्री एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन वेलबींग एज अ रिजल्ट ऑफ इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। प्रोड्यूसर्स को फायदा है, प्रोड्यूसर्स खुश है अगर क्या कर रहे? टैरिफ लगाया जा रहा है। तो पूछो क्यों? क्योंकि जब आप समझिए बात को, इधर ध्यान देना, इंडिया में अगर आप समझिए, अगर कोई क्लोथ्स इंपोर्ट हो रहे बड़े फैशन ब्रांड के, और क्लोथ्स जो है ये इंपोर्टेड क्लोथ्स है, ये टैरिफ लगा के इनकी कीमत हो जाती है 2000। टैरिफ लगा के उनकी प्राइस हो जाती है कितनी? 2000। और इंडिया में जो गुड्स बनते हैं, इंडियन क्लोथ्स, बराबर कि नहीं, इसकी प्राइस है मान लो मात्र 1000 रुपए। तो इंडियन क्या करेगा मालूम है क्या? इसको प्लस 1000 रुपए में बेच के 2000 में बेचेगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि साले इंपोर्टेड गुड्स तो 2000 में खरीद रहा है ना, मतलब मार्केट प्राइस ही 2000 हो गया। इसको मजा आ गया, इसने क्या कर दिया? इसने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया। ही इज हैप्पी। समझा गया बात को? सो वो क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स इन इंपोर्टिंग कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट? वेलबींग, जिसमें क्या होता है? प्राइस इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर सरप्लस इन द इंडस्ट्री। उसको भी मजा आता है, बराबर है कि नहीं? प्राइस इंक्रीज ऑल्सो इंड्यूसेस द इंक्रीज इन द आउटपुट। ये लोग और बनाएंगे। अब 1000 का बदले 2000 में बिक रहा है तो क्या हो रहा है? उनको आउटपुट बनाने में और इंसेंटिव मिलेगा, उनको मजा आएगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, बराबर। ट्रेड डिस्टॉर्शंस बाय डिसरिगार्डिंग कंपैरेटिव एडवांटेज प्रिवेंट द कंट्रीज फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट? गेन्स। जो कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है, तो अब टैरिफ लगा के वो एडवांटेज क्या कर दिया अपन ने? खत्म कर दिया। एंड लास्ट में इंक्रीजेस व्हाट? गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये नॉन टैरिफ मेजर्स आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। अब अभी टैरिफ मेजर्स समझ में आ गया सबको? अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में? नॉन टैरिफ मेजर्स, एनटीएम। इसमें दो बातें हैं, एक टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल, ठीक है? सो टेक्निकल मेजर्स में क्या होता है अपन बात करेंगे। टेक्निकल में दो बातें हो रही है, एक सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, एंड दूसरा टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? टेक्निकल मेजर्स के अंदर। अब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी में हम क्या कहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट हम क्या कहेंगे? कुछ एक डिफाइंड फैसिलिटी में बनने चाहिए, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, बराबर है?
तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो करके अगर बना रहे हो तो फिर हम इंपोर्ट करेंगे। ये कौन सा, इधर टैरिफ लगा रहे क्या अपन, टैरिफ लगा रहे इधर नहीं, हम उनके ऊपर क्या लगा रहे, कंडीशंस लगा रहे। तो ये नॉन टैरिफ मेजर है, उनके ऊपर इतने कंडीशंस लगाओ, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाओ कि अगर तुमको इंडिया में यह माल लेके आना है तो तुमने इन कंडीशंस का पालन करना है। अगर ये कंडीशंस तुम फुलफिल नहीं करते हो, ये टेक्निकल मेजर्स तुम फुलफिल नहीं करते हो, तो आप ये प्रोडक्ट हमारे देश में लेके नहीं आ सकते। इसको क्या बोलते हैं अपन, टेक्निकल मेजर का फर्स्ट पॉइंट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कि जिसमें तुम्हारी फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, तुम कितने एडिटिव्स, पेस्ट, कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स, ये सब कितना है उसके हिसाब से। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वालिटी, हाइजीन, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे बन रहा है, वो चीजें आपने कंप्लाई करनी चाहिए। सेकंड अपन बात करते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सैनिटरी मेजर्स के बाद, सैनिटरी मतलब हाइजीन, उसके अलावा देयर इज व्हाट टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टीबीटी। अब टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन मीट मेथड्स, ये सब आपने क्या करना चाहिए, ये आपने बताना चाहिए और वो फुलफिल होने चाहिए। अभी कैसे बनता है वो होगा सैनिटरी में, फाइटोसैनिटरी में, बट बनने के बाद उसका शेप, साइज, उसको कैसे यूज करना, उसके इंस्ट्रक्शंस, लेबलिंग, वो सब हम जैसे बोलेंगे वैसा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? अगर मंजूर है तो फिर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दो। क्लियर है एकदम? सो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में दो मेथड्स आपको समझ में आ गए। एक कौन सा है? टेक्निकल मेजर्स में कौन से दो मेथड है? सैनिटरी एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर। नॉन टेक्निकल मेजर्स में हम लोग क्या कहते हैं? वी विल सेट व्हाट दी इंपोर्ट कोटास। इंपोर्ट कोटा मतलब क्या? इंपोर्ट लिमिट सेट कर देंगे, इससे ज्यादा तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसको क्या बोलेंगे अपन? इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा मतलब क्या होता है? जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको लाइसेंस दिया जाता है, उस लाइसेंस में लिखा जाएगा कि आप 100,000 टन या 100 kg या कितना भी जो है डिफाइंड, उतना ही आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग विदेश में जाते हैं, विदेश से वापस जब आते हैं तो ड्यूटी फ्री से अल्कोहल लेके आते हैं, तो वो कितना लेके आ सकते हैं? 2 लीटर। परफ्यूम लेके आते हैं, कितना लेके आ सकते हैं? मान लो 1000-1500 ml कुछ लेके आ सकते हैं, या कुछ 400-500 ml कुछ लेके आ सकते हैं परफ्यूम। तो हर एक के ऊपर क्या लगाया उन्होंने? कोटा लगाया कि पर पर्सन कितना वो ड्यूटी फ्री से माल लेके आ सकता है। समझ में आया आपको? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंपोर्ट कोटास। समझ में आया आपको? लिमिट्स। उसके बाद प्राइस कंट्रोल मेजर। इसमें क्या होता है प्राइस कंट्रोल मेजर में? प्राइस कंट्रोल मेजर, ध्यान से सुनना, इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्सेस एंड चार्जेस आर स्टेप्स टेकन to control or influence the prices of imported goods in order to support the domestic price of certain products. When the import prices of these goods are lower, these are known as para-tariff measures and include measures other than the tariff measures that increase the cost of products in a similar manner. That is by a fixed percentage or fixed amount. Example, a minimum import price is established for what? Sulfur. मतलब क्या होगा? प्राइस कंट्रोल मेजर मतलब क्या होगा भाई? मार्केट में वो कितना ही प्राइस उसका हो, हम क्या बोलेंगे? इंडिया में वो इसी प्राइस पे इंपोर्ट होना चाहिए। क्लियर एकदम? नेक्स्ट, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन। These are measures normally aimed at limiting the quantity of goods that can be imported. These measures take form in the form of non-automatic licensing or what? Complete prohibition. मतलब क्या होता है? एक बार आपको लाइसेंस दिया, बराबर है, अगली बार आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, या सरकार बोल देगी ये चीज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस पे क्या लगा दिया आपको? प्रोहिबिशन। आगे फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स मतलब क्या है?
देखिए आपको इंपोर्ट करना है तो पहले आप पैसा हमें दीजिए, हमें पैसा देने के बाद हम क्या करेंगे, आपको 1 2 3 महीने बाद आपको वो फॉरेन एक्सचेंज हम आपको देंगे और उसके बाद आप वो फॉरेन एक्सचेंज यूज करके आप इंपोर्ट करेंगे। अब उस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम गया, 2 से 4 महीने का टाइम गया आपका। तब तक तो भाई सीजन है वो खत्म हो गया ना, फिर इंपोर्टर क्या बोलेगा, रहने दो मेरे को इंपोर्ट ही नहीं करना। तो फाइनेंशियल मेजर्स में क्या होता है, वो आपके पैसे अटका के रखेंगे और पैसे अटकाने के वजह से क्या हो जाएगा, उस सीजन में आप इंपोर्ट कर ही नहीं पाओगे। तो आप फिर बोलोगे छोड़ दो, कहां इंपोर्ट करें, पैसे 2 3 महीने कौन अटकाएगा, ऐसा। आगे मेजर्स अफेक्टिंग व्हाट, कंपटीशन। मतलब यहां पे क्या होगा, सरकार क्या बोलेगी, किसी को भी राइट नहीं देंगे हम लोग इंपोर्ट करने का सिवाय गवर्नमेंट। कुछ चीजें ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा इंपोर्ट, गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में पाम ऑयल जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इंपोर्ट करेगा, और फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको पाम ऑयल खरीदना पड़ेगा किससे, सरकार से। तो भले ही गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है बट ये डोमेस्टिक प्लेयर्स को राइट नहीं देगा कि तुम इंपोर्ट करो करके। समझ में आया आपको, इसको बोलते हैं क्या, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि मैं कितना इंपोर्ट करूंगा और तुम कितना इंपोर्ट करोगे। और उसी के साथ साथ जब गवर्नमेंट बोलेगा मैं इतना इंपोर्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट बोलेगा अगर मुझे 100% इतना इंपोर्ट करना है, स्क्रीन पे ध्यान देना, गवर्नमेंट बोलेगा अगर मुझे 100% इतना इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगा एक डिफाइंड परसेंटेज मैं लोकल प्रोड्यूसर से ही इंपोर्ट करूंगा, बैलेंस जो है फिर मैं चाहे तो वो क्या कर सकता हूं, बाहर से इंपोर्ट कर लूंगा। तो नो डाउट गवर्नमेंट को वो प्रोडक्ट परचेस करने का है, गवर्नमेंट को प्रोक्योर करने का है। प्रोक्योरमेंट मतलब समझते हो क्या होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है, उसको परचेस करना है। बट जब गवर्नमेंट को परचेस करना है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मैं परचेस 75% मिनिमम इतना लोकल से करूंगा, बैलेंस में क्या करूंगा, फिर इंपोर्ट कर लूंगा। क्लियर है एकदम, यस। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, वो क्या कहते हैं सरकार कि यहां पे आपको क्या करना होगा, देयर इज अ मैंडेट दैट स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ फाइनल गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड व्हाट, डोमेस्टिकली। तुम इंपोर्ट करो बट उसके बाद उसमें का कुछ पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में बनाना पड़ेगा, तो ही आप वो गुड्स इधर लेके आ सकते हो। समझा बात को। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब आपको अगर इंडिया में बनाना है तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, फैक्ट्री प्लांट वगैरह डालना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अंडरस्टूड। तो आप इंपोर्ट करो बट उसमें का कुछ पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, से 25% आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो असेंबली हो या वॉट एवर इट इज। क्लियर एकदम, फिनिशिंग हो, असेंबली हो, जो भी। ठीक है। सो वो कैसे होगा, वो बोलेंगे मिनिमम लेवल, एक तो आप लोकल मेड यूनिट्स को यूज करो। समझा गया, मतलब अगर आप 100% प्रोडक्ट बना रहे हो तो 100% में 25% आप क्या करो, लोकल प्रोडक्ट्स करो, 75% आप क्या करो, इंपोर्टेड करो। बराबर। या तो हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो, या हम बोलेंगे कि आप उसमें कितना परसेंट इंपोर्टेड यूज कर सकते हो। सारी बातें एक ही बात कर रहा है। क्लियर है एकदम। इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या कहेंगे, अगर स्टोरेज फैसिलिटी है तो ही आप इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो माल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज, आप बेचो ना इधर, फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, आप है ना जर्मनी से लेके आओ आपकी गाड़ियां यहां पे, कोई दिक्कत नहीं, आप बेचो इधर। बट अगर उस गाड़ी का सर्विसिंग करना है, रिपेयरिंग करना है, तो वो आप इंडिया में ही करेंगे। अगर वो मंजूर है तो ही आप आपकी गाड़ियां अपने इंडिया में बेचो, नहीं तो रहने दो फिर। पोस्ट सेल सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, लोगों को परेशान कर देना, लोगों को परेशान कर, तेरे को इंपोर्ट करने का है, हाँ डॉक्यूमेंट्स ला, फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट लेके आ, करप्शन करने का, डिले करने का।
तो उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना लेंदी कर देने का कि वो भाई साहब बोलेगा छोड़ दे यार, इतनी मगजमारी कौन करेगा, मेरे को इंपोर्ट ही नहीं करने का। समझ में आया आपको? यस। रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये कहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है अगर हमको चलेगा तो इंपोर्ट करेंगे, नहीं तो रहने दो। इसीलिए वो मेड इन इंडिया, मेड इन बैंकॉक, मेड इन चाइना ऐसा लिखना पड़ता है ना अपने को। वो क्यों? वो रूल्स ऑफ ओरिजिन है। अगर मान लो कल्चर के अपन बोले चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया, तो मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे नहीं, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये कहां पे मेड इन है। क्लियर है एकदम? यस। सेफगार्ड मेजर्स, वो क्या कहता है? दीज आर इनिशिएटेड बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स टेम्पररली इफ द डोमेस्टिक टेरिटरी इज इंजॉर्ड। मतलब अगर अपना डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रहने भाई, तू जरा अभी तेरे से गुड्स हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। सर ड्यूटीज टैक्सेस लगा लो, नहीं हमको अभी तेरे से इंपोर्ट ही नहीं करना है। एंड के लिए वो अफेक्ट कर रहा है, हमारा झगड़ा चल रहा है, तो हम उनके साथ परमानेंटली हमारे ट्रेड रिलेशंस क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ये काफी सीवियर फॉर्म है। जैसे हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, नहीं, तो इसको बोलते हैं एम्बार्गोस। क्लियर है एकदम? यस। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स क्या है? गवर्नमेंट बोल देगा एक्सपोर्ट्स मत करो। जैसे ऑनियन के प्राइसेस डोमेस्टिक में बढ़ रहे थे, अपने पास सप्लाई कम है, तो इसके लिए सरकार ने क्या बोल दिया? एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑनियन इज व्हाट? बैंड। एक्सपोर्ट टैक्सेस, आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो सब्सिडीज देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। एंड वॉलंटरली एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, मतलब क्या हो जाएगा? आपके ऊपर कोटास लगा दिए जाएंगे इनफॉर्मली। क्लियर है एकदम? ओवा। तो इसी के साथ दोस्तों क्या फिनिश हो गया हमारा? हाँ जी, सेकेंड यूनिट जो है लैग हो रहा है क्या? नहीं, चालू है ना? ठीक। तो इसी के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 समाप्त हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? काफी इजी है ना? तो इसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों? आज यूनिट 1 में अलग अलग थ्योरीज टू इंटरनेशनल ट्रेड पढ़े हमने, और यूनिट 2 में हमने अलग अलग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड हमने बातें करी। काफी इजी था। कल मिलेंगे और कल इस टॉपिक को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके? यस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, काफी इजी था। बाय बाय, टेक केयर। कल मोस्टली अपना हो सकता है कि अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो खत्म हो जाए और आपका जो मैराथन है ये खत्म हो जाएगा। होपफुली, नहीं हुआ तो क्या, एक दिन और। ठीक है? यस, चल बाय बाय।